काका, काका, काका मेरी बात सुनिए। आप मेरी बहन दिव्या को अपने पास रख लीजिए, वरना 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 वो लोग हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर के आदमी हमारे पीछे पड़े हैं काका। हाँ। अरे 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 अरे, क्या बात है बेटा, तू इतना हाफ क्यों रहा है? और शांत हो जा, शांत हो जा। आखिर कौन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा? साफ साफ बता, बात क्या है? काका, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी ठाकुर के यहाँ काम करते थे। पिताजी ने ठाकुर का कोई बहुत गहरा राज जान लिया था और इसी वजह से ठाकुर ने मेरे माता पिता को खत्म कर दिया। अब वो हम दोनों भाई बहन को भी सब जगह तलाश कर रहा है। काका, मैं तो कहीं भी भागकर छुप सकता हूँ, लेकिन लेकिन मैं अपनी जवान बहन को कहाँ ले जाऊँ? मैं क्या करूँ? इसीलिए आप इसे अपने घर में रख लीजिए ना काका, रख लीजिए ना, रख लीजिए ना काका, मना मत कीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बात है तो तू तू चिंता मत कर। अपनी बहन दिव्या को मेरे पास छोड़ दे। वैसे भी हमारी बेटी रोशनी की शादी तुझसे तय हो चुकी है। तो 2 महीने बाद जब तू दामाद बनकर इस घर में आएगा तो तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार होगा। और वैसे भी अपने घर में पूरी हिफाजत करूंगा दिव्या की। वो भी मेरे बेटी जैसी है। बस तू 2 महीने के लिए कहीं दूर जाकर छुप जा और कुछ पैसे कमा ला, ताकि मैं अपनी बेटी रोशनी की शादी तुझसे धूमधाम से कर सकूं। ठीक है ना? हाँ काका, मैं जानता हूँ कि आप दिव्या का ख्याल रखेंगे, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। नहीं भैया, आप हम दोनों को इस तरह छोड़कर मत जाइए। अगर आप भी चले गए तो मैं कैसे रहूंगी? पहले ही माँ पिताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब आप भी जाने की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। ए दिव्या, तू चिंता मत कर रे। तू तो जानती है ना, अब माँ बाप नहीं रहे। अगर मैं यहाँ रहा तो वो ठाकुर हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस 2 महीने की बात है रे, बस 2 महीने की। तब तक हालात थोड़े से शांत हो जाएंगे, समझ रही है ना? बस 2 महीने की। वहीं घर की चौखट के पीछे खड़ी रोशनी अंशु को देख रही थी। वहीं अंशु आखिरी बार अपनी बहन के सिर पर हाथ रखता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। अंशु शहर से कुछ पैसे कमाकर और खुश होकर अपने गांव आता है और तेजी से हरिदास के घर की ओर बढ़ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति मनोहर मिल जाता है। अरे अंशु, तू वापस आ गया है? तू तो हरिदास का होने वाला दामाद है ना? अरे भाई, अब तो कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी होने वाली है और तू बन जाएगा हरिदास के घर का चिराग। हाँ मनोहर भाई, मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। वैसे मेरी बहन दिव्या भी तो अभी उन्हीं के पास है, तो बस मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। अरे अंशु, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बहन दिव्या उनके पास थी, ये बात सच है। लेकिन तेरे होने वाले ससुर हरिदास ने तो तेरी बहन की शादी किसी और के साथ कर दी है। तेरी बहन चली गई अपने ससुराल। क्या क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बहन की शादी में आया नहीं और उसकी शादी हो गई, मुझे जानकारी भी नहीं। नहीं नहीं मनोहर भाई, ये नामुमकिन है। हरिदास काका ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आपको जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हरिदास काका बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, जाके अपने बहुत अच्छे वाले हरिदास काका ससुर जी से पूछ लो। अरे पूरा गांव जानता है, उसकी शादी में तो हम पूरे गांव ने तुम्हें खोजा था। हाँ, पर पता नहीं क्या हो गया, तुम आए ही नहीं। तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारी गैर हाजिरी में ही कर दी गई। बहुत अच्छे आदमी है। मनोहर वहां से चला जाता है। अंशु बुरी तरह परेशान हो जाता है और पागलों की तरह हरिदास के घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही वो अपनी बहन दिव्या को चारों तरफ तलाशने लगता है। तभी सामने से हरिदास बाहर निकलता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया बेटा? तू बहुत परेशान लग रहा है। सब ठीक तो है ना? अब बड़े दिन बाद आया, क्या है? क्या है क्या है क्या काका, मेरी बहन कहाँ है? दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। मनोहर कह रहा था कि आपने उसकी शादी कर दी है। अरे बेटा, अब तू 2 महीने तक आया नहीं था और तेरी बहन हर वक्त उदास रहती थी रे।
मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया। वो बहुत अच्छे परिवार का है और उसे बहुत खुश भी रखेगा। बस यही सोचकर मैंने उसकी शादी कर दी। पर काका, मुझसे बिना पूछे मेरी इकलौती बहन थी वो। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं देख बेटा, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना, और तुम्हारे माता पिता भी मेरे दोस्त थे। उसकी शादी करना मेरी भी जिम्मेदारी थी। मैं उसके पिता जैसा हूँ रे। अब मुझे नहीं पता था कि तुझे कैसे बुलाऊं, कहाँ है तू, इसीलिए तुझे नहीं बता पाया और उसकी शादी अच्छा रिश्ता मिला तो कर दी। हाँ अंशु, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप चिंता मत करिए, दिव्या बहुत ही अच्छे घर में गई है। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने उसकी शादी की है तो अच्छा ही घर होगा। ठीक है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। आखिर वो अपने ससुराल में कैसी है। क्या हुआ काका, आप चुप क्यों हैं? मुझे मेरी बहन से मिलना है। कहाँ है उसका ससुराल? अरे बेटा, अब रहने दो ना। तुम्हारी शादी 1-2 दिन में है, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारा काम है। तुम बाद में मिल लेना। क्या बात करते हैं काका? नहीं 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 नहीं, मैं उसकी शादी में रह नहीं पाया, अब उससे मिले बिना अपनी शादी कर लूं? ना ना ना, आहा आहा आहा। मुझे पता बताइए, मैं मिल के आऊंगा उससे। वो यहीं पास के गांव के बाहर एक छोटा सा घर है, उसी घर में दिव्या की शादी हुई है। तुम जाकर मिल सकते। अंशु बिना देर किए वहां से निकल पड़ा और कुछ ही घंटों में उस घर के पास पहुंचा। तभी घर के अंदर से केशव नाम का एक आदमी बाहर आया। आप कौन है और यहाँ क्या काम है? मेरी बहन दिव्या की शादी इस घर में हुई है। दरअसल मैं उसका भाई हूँ, तो दिव्या से मिलने आया हूँ। हाँ 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 हाँ, शादी तो मुझसे ही हुई थी, पर वो शादी के बाद हमेशा बीमार रहती थी, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, बड़ा अफसोस है। क्या क्या ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी बहन कभी भी बीमार नहीं पड़ती थी। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं 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 नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सच सच बताइए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, बात क्या है? ए, अब सुन लिया ना, अब जाओ यहाँ से और आज के बाद फिर कभी मेरे घर में मत आना। सच ही सच बताया है तुमको, हाँ नहीं तो। केशव गुस्से से दरवाजा बंद कर लेता है। अंशु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। काका ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरी बहन बहुत अच्छे घर में गई है? यहाँ तो इस केशव के सिवा कोई भी नहीं है। मेरी बहन दिव्या। कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ न कुछ तो काला है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। दिव्या, दिव्या। अंशु रोते हुए वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी सामने से रोशनी भागती हुई उसकी तरफ आती है। रोशनी, रोशनी, क्या क्या हो गया? तुम इस तरह से हाँफ क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अंशु, अंशु मुझे बचा लो। मेरे पिताजी ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारी शादी तो मुझसे तय हुई थी। काका अपनी ही जुबान से कैसे पलट सकते हैं? वो तुम्हारी शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं भाई? मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। बस तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। रोशनी इतना कहकर पागलों की तरह वहां से भाग जाती है। अंशु वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि हरिदास काका के मन में क्या चल रहा है। अरे आखिर काका चाहते क्या है? मेरी बहन की शादी मुझसे बिना पूछे कर दी, और उन लोगों का कहना है कि वो मर गई। ये कैसे हो सकता है भला? और अब वो मुझसे मेरी प्रेमिका को भी छीनना चाहते हैं। नहीं नहीं रोशनी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। अंशु गुस्से में वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक गधा आकर खड़ा हो गया। अंशु उसे गौर से देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हैं? तुम?
तुम तो वही हो ना जो बचपन में मेरे साथ रहते थे। अरे तुम इतने दिनों से कहाँ थे मेरे दोस्त? आ आ आ आ हाँ, मैं वही हूँ जो बचपन से तुम्हारे साथ था। उस दुष्ट ठाकुर ने मुझे अपने यहाँ कैद करके रखा था। आज जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूँ। अंशु, देखो समय कम है, मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। अब कहीं भी जाकर कोई फायदा है क्या दोस्त? मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? ना 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 ना, हार मत मानो वंशु, तुम बस मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ही ले चलता हूँ, चलो। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? केशव ने तो कहा कि वो मर चुकी है। आगे सवाल मत पूछो, बस मेरे साथ चलो, आ जाओ, चलो। गधा अंशु को लेकर एक गुफा में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर अंशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दिव्या जंजीरों में जकड़ी हुई थी। दिव्या, ये क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारे हाथ पैरों में ये जंजीरें, और तुम यहाँ कैद कैसे हो? केशव ने तो कहा था कि तुम मर चुकी हो। ये सब क्या हो रहा है? भैया, मैं आपको क्या बताऊं? जिससे मेरी शादी हुई थी वो इंसान नहीं, एक शैतान था। उसने ही मुझे यहाँ कैद किया है। वो 11 लड़कियों से शादी करना चाहता है और चंद्रमा की 21 तारीख को उन सबकी बलि देकर कोई तांत्रिक शक्ति हासिल करना चाहता है। उन 11 लड़कियों में मेरा और आपकी होने वाली पत्नी यानी मेरी भाभी रोशनी का भी नाम है। वो अब भाभी से भी शादी करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, मैं सीधे उसके पास जाऊंगा और उससे सारा सच उकलवाऊंगा। नहीं भैया, आपको सब पहचानते हैं। अगर आप सामने से वार करेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो बहुत मायावी है। हाँ अंशु, दिव्या ठीक कह रही है। उसकी जगह मैं जाऊंगा और उन सबको सबक सिखाऊंगा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे शैतान का सारा राज सबके सामने आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हरिदास काका ने जानबूझकर मेरी बहन को मौत के मुंह में क्यों धकेला, और अब वो अपनी ही बेटी को वहां क्यों डालना चाहते हैं? मुझे इस कड़वे सच का पता लगाना ही होगा। अंशु दिव्या की हालत देखकर तड़प उठा। ए दिव्या, तुम तो मेरे साथ चल सकती हो ना? चलो ना, मैं तुम्हें यहां से आजाद करके ले जाता हूं। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। रुको, मैं खोलता हूं। नहीं भैया, रुक जाइए। जैसे ही आप इन जंजीरों को छुओगे आप जलकर राख हो जाओगे। उस शैतान ने इन जंजीरों पर ऐसी तंत्र विद्या की है कि कोई चाहकर भी मुझे आजाद नहीं कर सकता जब तक वो खुद हमें आजाद न कर दे। अंशु, दिव्या ठीक कह रही है। यहाँ समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। चलो, एक जगह है जहाँ हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, चलो। भैया, अपना ध्यान रखना, वो बहुत खतरनाक है। बहन, तू बस अपना धैर्य बनाए रखना। मैं तुझे बचाने जरूर आऊंगा। तेरा भाई आएगा, ये मेरा वादा है। अंशु और गधा दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। कई घंटों के सफर के बाद वो एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचते हैं। आओ, बताओ, आखिर मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? अम्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करती हैं। आज हम सबको आपकी बहुत मदद की जरूरत है। फिर बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए एक मिट्टी के बर्तन में पानी लेती है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। देखते ही देखते उस पानी में एक तेज रोशनी चमकती है और उसमें 3 साल पुराना दृश्य दिखता है। केशव ठाकुर परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन उसे एक गरीब लड़की हारिणी से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। ठाकुर ने उसे हवेली में आने नहीं दिया, तो वो उसे लेकर जंगल के एक छोटे से घर में रहने लगा। हाँ, तो हारिणी,
अब तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी ने हमें अपनी हवेली में नहीं रहने दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें यहाँ बहुत खुश रखूंगा। हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे साथ ये जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। गरीबी के कारण उनके बीच का प्यार चिक-चिक और झगड़े में बदलने लगा। एक दिन हारिणी गुस्से से आग बबूला हो गई। बस बहुत हो गया, मैं अब और तुम्हारे साथ इस गरीबी वाले जीवन में नहीं रह सकती। मैंने सोचा था ठाकुर का बेटा है तो अच्छा जीवन मिलेगा, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें ठुकरा दिया। मुझे ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी। तुम ये क्या बात कर रही हो तुम हारिणी? तुम तो मुझसे इतना प्रेम करती थी और इस तरह की बातें कर रही हो। क्या हो गया तुमको? मेरी तो मति मारी गई थी। मैं अब तुम जैसे बुद्धू इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपने पिता से अपना हक तक नहीं मांग सकता। हारिणी घर छोड़कर चली जाती है। केशव फूट फूट कर रोने लगता है, पर जल्द ही उसके आंसू गुस्से में बदल जाते हैं। जिस औरत के लिए मैंने अपने माता पिता और हवेली को छोड़ा, आज उसी ने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं वो शक्तियां हासिल करूंगा जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा है, तब जाकर मेरे बदले की आग ठंडी होगी। केशव गुस्से में जंगल के बीच एक अघोरी की गुफा में पहुंच जाता है। बाबा, मुझे ऐसी शक्तियां दो जिससे मैं बहुत शक्तिशाली बन सकूं और सबको अपने कब्जे में ले सकूं। जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, उस मर्द की क्या इज्जत होगी? तू शक्तियां क्या खाक हासिल करेगा? तुझसे तो एक पत्नी भी नहीं संभली। अघोरी बाबा, इसीलिए तो मैं शक्तियां चाहता हूं, ताकि उसे पता चले कि उसने किसे ठुकराया है। वो शक्तियां हासिल करने के लिए तुझे 11 खूबसूरत लड़कियों से शादी करनी होगी और चंद्रमा की 21 तारीख को उन सब की बलि देनी होगी। तब तेरे पास इतनी शक्ति आएगी कि तू कभी सोच भी नहीं पाएगा कि ये क्या जादू है। पर हां, 11 लड़कियां तुझसे कहां संभलने वाली है, एक तो संभली नहीं, भूल जाइए सब। नहीं 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 नहीं, अघोरी बाबा, अगर यही रास्ता है तो मैं ये करूंगा। मैं 11 लड़कियों को फंसाऊंगा और उनकी बलि चढ़ाऊंगा, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई बुज़दिल नहीं बल्कि सर्वशक्तिशाली हूं। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। केशव गुस्से में आग बबूला होकर अघोरी की गुफा से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर का वफादार नौकर रामू भागते हुए ठाकुर के पास पहुंचता है। ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। छोटे ठाकुर को उनकी पत्नी हारिणी ने ठुकरा कर उन्हें छोड़ दिया और छोटे ठाकुर एकदम पगला गए हैं। वो अघोरी से भी मिलने गए थे और अब अघोरी ने उनको ऐसा उपाय बताया है कि क्या ही बताऊं। अब वो 11 लड़कियों की बलि देना चाहते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा बेटा है, पर इतना बड़ा अधर्म। क्या हो गया? मेरा बेटा अगर ये सब कर रहा है तो ठीक ही तो है। आखिर एक मामूली लड़की ने उसे ठुकराया है। अपनी शक्ति दिखाने के लिए अगर वो 11 कन्याओं की बलि दे रहा है तो देने दीजिए ना। ठकुराइन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पहले उसने प्रेम विवाह करके हमारी नाक कटवाई और अब ये हरकतें। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है ठाकुर साहब, बस हमारे बेटे का मान वापस मिलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो। चलो, अब जो हो रहा है होने दो। ठाकुर और ठकुराइन की ये बातें वहीं दूर खड़े लखन और मालती सुन लेते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मालती, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हमें ये बात तुरंत जाकर महाराज को बतानी चाहिए।
हमारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय ये हम नहीं होने दे सकते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए अभी चलते हैं। दोनों जैसे ही महल की ओर मुड़े, ठाकुर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दरिंदगी साफ दिख रही थी। अच्छा, तो तुम 2 कौड़ी के नौकर होकर हमारी शिकायत महाराज से करने जाओगे? ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर 11 कन्याओं की बलि देना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। हम महाराज को सच बताकर ही दम लेंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ। अरे तुम जिंदा रहोगे तभी तो बताओगे ना। आप हमें डराइए मत। हम इन लड़कियों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, ठाकुर एक भारी डंडा उठाकर उन दोनों के सिर पर जोरदार वार करता है। लखन और मालती वहीं गिर पड़ते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। वहीं पास में खड़ा गधा ये सारा खौफनाक दृश्य देख लेता है। तो इन दोनों का वफादार है ना? जरूर ये बात जाकर इनके बेटे और बेटी को बताएगा। अब तो भी मेरे यहाँ कैदी बनकर रहेगा। और रामू, उन दोनों भाई बहन अंशु और दिव्या को भी जिंदा मत छोड़ना, उन्हें भी खत्म कर दो। ठाकुर गधे को खींचते हुए हवेली के अंदर ले जाता है और रामू अंशु की तलाश में निकल पड़ता। वहीं केशव अपनी 2 शादियां पूरी कर चुका था और अब उसे अपनी तीसरी दुल्हन की तलाश थी। तभी उसकी नजर घड़े में पानी भरती हुई दिव्या पर पड़ी। हाँ, मिल गया। मुझे मेरा तीसरा शिकार मिल गया। इस भोली लड़की से शादी करके मैं अपनी तीसरी बलि का रास्ता साफ करूंगा। हाँ। केशव चुपके से दिव्या का पीछा करने लगा। दिव्या पानी लेकर हरिदास के घर के अंदर चली गई। केशव भी हिम्मत जुटाकर सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। अरे तुम कौन हो भाई, और मेरी बच्ची का इस तरह से पीछा करते हुए घर के अंदर क्यों चले आए? कौन हो तुम? ओ काका, बात ऐसी है, मैं बहुत ही गरीब और लाचार इंसान हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैंने दिव्या को देखा तो मुझे उसके मासूम चेहरे में अपना भविष्य नजर आया। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा काका। मेरी माँ बहुत बीमार है काका, उसे एक बहू की सख्त जरूरत है। काका, आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ मैं, भरोसा कीजिए मुझ पर। लड़का तो बहुत संस्कारी और दुखी लग रहा है। और वैसे भी दिव्या के माता पिता तो अब रहे नहीं। उसके भाई अंशु से मेरी बेटी की शादी तय है। दिव्या की शादी की जिम्मेदारी भी तो घुमा फिरा कर मेरी ही है। तो ठीक है बेटा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कम से कम 6 महीने इंतजार करो, उससे पहले शादी नहीं होगी। नहीं काका, क्या बात करते हैं? मेरी माँ का समझिए ना, इतना वक्त नहीं है। मेरी माँ तब तक दम तोड़ देगी। अगर शादी करनी है तो आज और अभी करनी होगी, ताकि मेरी माँ अपनी बहू का मुख देख सके। इतनी कृपा कर दीजिए ना काका। क्या हुआ काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? देख बेटी, ये केशव है, ये तुझसे विवाह करना चाहता है, और वो भी अभी के अभी। इसकी माँ क्या है कि बहुत बीमार है। नहीं काका, भैया शहर गए हैं। जब तक भैया वापस नहीं आते मैं शादी नहीं करूंगी। उनकी गैर हाजिरी में मैं ये फैसला कैसे ले लूं? देख बेटी, ये बहुत ही नेक और टूटा हुआ इंसान है। इसे इस हाल में छोड़ना ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ तू शादी कर ले। अब जब अंशु आएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा। आखिर तेरा बुरा थोड़े ही चाहूंगा बेटा, मैं तेरे पिता जैसा हूँ। हरिदास के कहने पर दिव्या मान जाती है। आनन फानन में दोनों की शादी कर दी जाती है और दिव्या केशव के साथ उसके घर चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं पर हरिदास का मन अशांत रहता है। अरे क्या बताऊँ, मैंने जल्दबाजी में दिव्या की शादी तो कर दी, पर एक बार उसके घर जाके उसका पता भी नहीं लिया। आज जाकर देखता हूँ कि मेरी बच्ची वहाँ खुश है या नहीं। हाँ।
हाँ पिताजी, जरूर जाइए। मुझे भी दिव्या की बहुत फिक्र हो रही है। हरिदास केशव के घर पहुंचा। उसने जैसे ही चुपके से दरवाजे के झरोखे से अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। अंदर दिव्या बेहोश पड़ी है और उसके चारों तरफ नींबू, मिर्च, लाल धागा और तंत्र मंत्र की चंदन की लकीरें खिंची हुई हैं। हैं? ये तो कोई जादू टोना है। ये लड़का तो कोई तांत्रिक है। मुझे यहाँ से भागना होगा। हाँ। हरिदास जैसे ही मुड़कर भागने लगा, केशव उसके सामने पत्थर की तरह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दरिंदगी और काला जादू चमक रहा था। भागने की कोशिश मत करना काका, और याद रखना, अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी रोशनी को जान से मार दूंगा। और हाँ, अगली शादी मैं तुम्हारी बेटी रोशनी से करने वाला हूं। हरिदास खौफ के मारे थर-थर कांपने लगा। वो बिना कुछ बोले दुम दबाकर अपने घर वापस आ गया। क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान और पसीने पसीने क्यों हैं? दिव्या कैसी है? कुछ नहीं बेटी। दिव्या बहुत खुश है। मैं अभी अभी अपनी आंखों से उसे खुश देख कर आया हूँ। हंस रही थी वो, बहुत एकदम खूब सेवा सत्कार किया। तू फिक्र मत कर, है ना? जा बेटा, जा जा जा। हे ईश्वर, मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। अगर मैंने पहले जांच पड़ताल कर ली होती तो वो मासूम बच्ची मौत के मुंह में न जाती। सब मेरी गलती है। अब मैं अपनी बेटी रोशनी को कैसे बचाऊं? कैसे? हो अम्मा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। मुझे उन सबको इस कैद से आजाद करना है। उसे आजाद करने का एक ही तरीका है बेटा। तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जैसे ही कोई इस तंत्र विद्या की जंजीरों को अपनी मर्जी से छुएगा, उसका बलिदान स्वीकार होगा और सारी लड़कियां आजाद हो पाएंगी। ठीक है अम्मा, अगर मेरे प्राणों की आहुति से मेरी बहन, मेरी रोशनी और उन 9 और कन्याओं की जान बचती है तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। पर अम्मा, उस केशव और उसके पापी पिता को सजा कैसे मिलेगी? जैसे ही बलिदान होगा और उसका जादू टूटेगा, वो तंत्र विद्या उल्टी उसी पर वार करेगी। केशव खुद अपने जादू के घेरे में फंसकर तड़प तड़प कर मरेगा और एक घमंडी पिता के लिए उसका जवान इकलौता बेटा मर जाए तो ठाकुर के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी? ये बिल्कुल सही न्याय होगा। चलो अंशु। अंशु और गधा उसी गुफा में पहुंचे जहां दिव्या और बाकी लड़कियां जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। दिव्या, मैं आ गया हूं। मैं इन जंजीरों को तोड़कर तुम्हें और सबको यहां से ले जाऊंगा। मैं अपनी बलि दूंगा। नहीं अंशु, तुम ऐसा नहीं करोगे। इतने दिनों तक तुम्हारे माता पिता ने मुझे एक जानवर नहीं, अपनी औलाद की तरह पाला, और आज वक्त आ गया है कि मैं इस नमक का हक अदा करूं। इससे पहले कि अंशु उसे रोक पाता, गधे ने अपनी पूरी ताकत से उन जादुई जंजीरों को छू दिया और वहीं पर दम तोड़ दिया। नहीं, ये तुमने क्या किया दोस्त? हम भाई बहन के लिए तुमने अपनी जान क्यों दे दी? तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी दोस्त। तुम्हारी वजह से आज उस दुष्ट केशव का अंत हो गया और अब कोई भी मासूम लड़की की बलि नहीं चढ़ेगी। भैया, हमारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया पर सबको मुक्ति दिला गया। भैया चलिए, हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर अंशु और दिव्या ने भारी मन से अपने वफादार दोस्त को मिट्टी में दफन कर दिया और वहीं बैठकर रोने लगे।